मानने का एक धारणा बन गई थी। तो उनके तर्कों को जवाब न दे पाने के बावजूद भी मैं ये अम्बेडकर के बारे में अध्ययन था नहीं, जानकारी थी नहीं, तो जो सुना था उसके हिसाब से कोई बताने वाला भी नहीं था। हम जब छोटे थे और छोटे थे तो हमारे बड़े पिताजी उनके पास में जब हम सोते थे शाम को, तो वो कुछ आयल अंग्रेजवा काकाई के इस तरह से गीत गाते थे, सुनाते थे। वो आम गायक नहीं थे, तो वो कहते थे कि अम्बेडकर हमारी बिरादरी में एक थे, लेकिन उनको भी उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन ये सुने थे कि अम्बेडकर, जिनको वो अम्बेडकर कहते थे, कि अम्बेडकर एक हमारी बिरादरी में बहुत महान हुए थे उद्धार के लिए। ऐसा तो देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब के विषय में मेरे जैसा आदमी भी तो 1980 के आसपास जाना कि बाबा साहब जब इनका आंदोलन चला मान्यवर कांसीराम जी का, जब ये गांव-गांव चलने लगे, तब हमारे समझ में आया कि ये कुछ आंदोलन चल रहा है। नहीं तो हम भी थोड़ा सा जैसे दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रभाव में उसकी चीज़ को मैं मानता रहा। लेकिन यह है कि बाद में जब ये आंदोलन मान्यवर कांसीराम जी ने तेज किया तो मैं बाबा साहब के विषय में जानना ज़्यादा शुरू किया। और करीब करीब 90 के दशक में 1900, हालांकि मैं बाबा साहब की जयंती तो 84-85 से और पुण्यतिथि मनाने लगा, तब से जानकारियाँ ज़्यादा हुई। और मैं CPI से जुड़े रहने के बाद भी बाबा साहब की कुछ चीज़ें वहाँ आती थी, तो मैं उससे प्रभावित रहा और मैं जाना है। अब मैं अधिक से अधिक जान सका हूँ। हालांकि बाबा साहब को जानने का मतलब अभी मैं खुद ही मैं समझता हूँ मैं 25% से ज़्यादा नहीं जानता। तो बात सही है। तो ये जो बाबा साहब का जो आंदोलन रहा, ये चीज़ तो जानना ही पड़ेगा कि जो फ्रंट पर पूरी दुनिया में दो वर्ग हैं, अमीर और गरीब, एक मजदूर है एक मालिक है। तो इस तरह के दो वर्ग हैं जैसे स्त्री और पुरुष है। लेकिन भारत में यह परिस्थितियाँ ज़्यादा उलझी हुई है वर्ग और वर्ण में। जो वर्ण है वही एक तरह से वर्ग भी है, लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसे है जिसको हम वर्ण में हाई लेवल का मानते हैं, वो भी वर्ग पीड़ित है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जरूरी जो वर्ण व्यवस्था के तहत तमाम 70-80% लोगों का प्रताड़ना हुई और मुख्य रूप से 25% जिसको अछूत लोग बना दिए कि छुओ मत, सड़क पे मत निकलो, नया कपड़ा मत पहनो, जमीन नहीं रखी जा सकती, पैसा हो तो छीन ले राजा। तमाम तरह की ये परिस्थितियाँ रही है और मनुस्मृति इसका ताज़ा में व्यवस्था की गई है, जिसको हम हिंदू संविधान कहते हैं। तो भारत में जो लड़ाई है और मार्क्सवाद का जो वर्गीय सिद्धांत और यहाँ का वर्णीय सिद्धांत है, इसमें क्या तालमेल आप के समझ में आता है? देखिए, जहाँ तक जाति का सवाल है, हम ये मानते हैं कि समाज के विकास के क्रम में जातियों का जन्म हुआ। वो एक तरह से श्रम विभाजन हुआ, वो भी दुनिया के पैमाने पर। और ये जो स्त्री प्रधान समाज जब था, मातृसत्ता जब थी, तो जातियां भी नहीं थी, निजी संपत्ति भी नहीं था, प्रकृति पर निर्भरता थी। और किसी को यह भी पता नहीं था, खुद माता को भी पता नहीं था कि हमारा पुत्र किस पुरुष के द्वारा है, या पुरुष को भी पता नहीं कि मैं किस पुरुष से हूँ। इसलिए वो माता ही प्रधान रूप से थी और माता के इर्द गिर्द जितने भी पुरुष और स्त्रियाँ थे, सब लोगों में कोई बंटवारा नहीं था, असमानता नहीं थी, स्त्री पुरुष का भेदभाव भी नहीं था, ये सब नहीं था। प्रकृति के प्रदत्त चीज़ों का इस्तेमाल करना और चलना, इस तरह से ये था। तो कालांतर में चल कर के जब, क्योंकि बाद में ये पता चला कि ये
5 तत्व से शरीर बना हुआ है, तो 5 तत्व से पूरा भौतिक जगत बना हुआ है। तो भौतिक जगत की ही वस्तुओं को हम खाते हैं, पचाते हैं, सब कुछ करते हैं और उसी से हम जीवन जीते हैं। तो ये सब चीजें जो है जिसके द्वारा हम निर्मित हैं, उसी को हम खाते भी हैं और उसी के हिसाब से व्यवहार और संस्कार और चुनाव सब कुछ करते हैं। तो ये था, अज्ञानता के समय भी था और आज भी जानकारी के बाद आज भी वही चीज है, लेकिन थोड़ा परमार्जित है, ज्ञान वर्धक है, चुनावपूर्ण है, ये है। लेकिन उस समय चुनाव हम अपने अनुभवों के आधार पर करते थे कि कौन चीज़ खाएंगे तो नशा हो जाएगी, कौन चीज़ खाएंगे तो मर जाएंगे, कौन चीज़ खाएंगे तो बेहोश हो जाएंगी, क्या चीज़ खाएंगे तो पचा लेंगे, हैं। ये सब चीज़ें अपने अनुभव में, कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई ऐसा मसीहा नहीं था जो आकर के बताए कि ये करिए। समाज अपने अनुभवों से ये सब करता था। उसी काल में प्राकृतिक सुरक्षा, भयंकर जानवरों से, जहरीले जानवरों से सुरक्षा के भी था। इसलिए आदमी दो चीज, एक भूख से अपने जीवन का समस्या हल करता था। भूख की समस्या का हल जब होता था तो उसका जीवन उसी हिसाब से आगे बढ़ता था। और सुरक्षा, तमाम प्राकृतिक आपदाओं और जंगली जानवरों से भी सुरक्षा की बात आती है। तो उसी में मांस भक्षण, फल भक्षण, सारा चीज उसमें आता है। तो इस तरह से, और जहाँ तक वंश विस्तार का सवाल है तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया में जो प्रजनन का प्रक्रिया है उसमें था। लेकिन उस समय ये नहीं मालूम था कि ये प्रजनन स्त्री पुरुष के संपर्कों से हो रहा है। पता नहीं होता था उसी से, लेकिन उनको ये पता, जैसे न्यूटन को ये पैसा फल पहाड़ गिरा तब गुरुत्वाकर्षण का जो से गिरता है, और लेकिन सब लोग देखते थे, नहीं जानते थे। उसी तरह से उस समय भी सब प्रक्रिया पदार्थगत थी। नहीं तो सृष्टि के क्रम में जैसे आगे बढ़ा है, लेकिन जो हमारे उसी तरीके से जातियों का उत्पत्ति का जो सवाल है, अच्छा, वह इसी क्रम में आता है कि जब जंगल में आग लग जाती है, आग का उपयोग करने की कला नहीं आती है, और तमाम बांस के घर्षण से अग्नि पैदा हो गई, जंगल में आग लग गया, अन्य तमाम तरीकों से। लेकिन वह पैदा कैसे हुई आग, इसका पता नहीं था। तो वह उसी समय, जैसे बहुत से दीमक है, पेड़ पर दीमक मिट्टी से छोप देता है और आग लग गई, आग पेड़ को जला दिया और वो मिट्टी जो उस पर चिपकी हुई वो पक गई और वो एक पका हुआ दिखाई दिया। तो आदमी को अनुभव हुआ कि हम मिट्टी का बर्तन भी बना सकते हैं, इसलिए आगे पका करते हैं। तो कुम्हार की उत्पत्ति हो गई। उसके पहले अपनी सुरक्षा के लिए ही वो पशु को जब खाता था कच्चा, या जंगल में के आग की वजह से कोई पशु मर गया, उसको खाने लगा, टेस्ट बदल गया, तो उसका टेस्ट बदल गया। तो इस तरह से उसके चमड़ा का भी प्रयोग करने लगा। तो सबसे पहले सुरक्षा में चमड़े का प्रयोग करता है, और तो इस तरह से चमड़े का काम भी शुरू हो जाता है। सब लोग करते हैं, उसमें बंटवारा नहीं है, विभाजन नहीं है। तो इस तरह से अग्नि की उत्पत्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया। फिर कालांतर में चल करके पत्थर का प्रयोग करना भी उनको एक कदम आगे बढ़ाया। पत्थर से भयंकर जानवरों को मारना, नुकीला पत्थर मिल गया तो उससे जो है काट पीट चोटना चाटना, तो मांस भक्षण के तरफ बढ़ना। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता है। और जब लोहे का आविष्कार हो जाता है, तब जो है लोहार पैदा होता है, नाई पैदा होता है, ये सब पैदा होते हैं। बिना लोहे के कोई नाई नहीं हो सकता, लोहार नहीं हो सकता, बाल नहीं काट सकता,
पशु को काटने पीटने का, ये तीर धनुष नहीं बन सकती, जो फाल लगता है उसमें बिना लोहे के नहीं बन सकता, धनुष से मार नहीं हो सकती। उसी की तरह से ये आगे चल करके ये जातियों का रूप तब लेता है। मतलब ये जातियों का जो विकास हुआ ये क्रमशः हुआ है, समाज के जाति नहीं होती है वो, उस समय ये सब चीजें आ जाती हैं, कार्य आ जाते हैं, और काम में निपुण जो जैसा होता है वो काम, लेकिन जातियां नहीं रहती। जातियां नहीं, ये तब आता है, और उसमें निजी संपत्ति भी पैदा हो जाती है, मालिकाना दास और मालिक पैदा हो जाते हैं, तब भी जातियां नहीं रहती हैं, तब भी जातियां नहीं रहती हैं, क्योंकि वो मालिक दास का जीवन भी जो है अस्थायी है, एक जगह स्थायी नहीं रहते। ये तब आते हैं जब कृषि की उत्पत्ति होती है, और मालिक को ये लगने लगता है कि ये खेती के लिए अस्थायी दास चाहिए, बसा देता है एक जगह खेती करने के लिए, तो उस समय वह होता है, और उस समय परंपरा भी नहीं रह पाती है। लेकिन कृषि के उत्पादन, लोहे के आने से, हाल का फाल बनने से है, और खेती से अनाज आने से, तो उसके अनाज का जब पैदावार होता है, काम लोहे का भी है, डाई का भी है, कुम्हार का भी है, सब धीरे-धीरे सब होता है, तो भी वो जाति का आदान प्रदान, एक के उत्पादन का दूसरे से आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू होती है। और वह अस्थायी तो तब आता है जब एक सामंती समाज बनता है, कृषि का व्यवस्था होती है, और ये पूरी दुनिया में हुआ, एक जगह भारत में ही नहीं हुआ, हर जगह हुआ, आगे पीछे विकास कर रहा। तो ये इस तरह से कर्म के आधार पर श्रम विभाजन हुआ, और इसी के साथ परंपरा, वंशानुगत परंपरा भी बनी कि हमारा लड़का, जो हम जिस गुण से प्रवीण है, वो लड़का उसी, क्योंकि उस समय कोई स्कूल नहीं था, आश्रम नहीं थे, ये सब नहीं था कि वो जा करके ज्ञान अर्जित करे, ये सब नहीं था, तो वह अपने, उनका परिवार ही आश्रम था, तो इसलिए एकांगी कर्म, एक तरफा कर्म, एक ही चीज की तरफ कर्म बढ़ा, इसलिए वंशानुक्रम आया।